नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा जैतापुर परमाणु संयंत्र और रफाल युद्धक विमान सौदे में भी प्रगति बताई जा रही है। आपसी संबंधों से जुड़ी ओलांद की इस यात्रा में कई रक्षा समझौतों पर भी चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रही और उनकी ये यात्रा किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाई, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेसी शर्मा साहब, पूर्व सचिव हैं, विदेश मंत्रालय में रहे हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचिता बेरी IDSA से हमारे साथ हैं और संदीप दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हैं द हिंदू अखबार के। संदीप, आपके साथ ही शुरू करेंगे। आपने लगातार कवर किया है ये 2 दिन का दौरा राष्ट्रपति का फ्रांस के जो आए हुए हैं यहाँ पर। किस तरह से आप आकलन करेंगे उनकी इस यात्रा का? पहली बात तो ये है कि ये सोशलिस्ट सरकार के पहले राष्ट्रपति हैं जो कि हिंदुस्तान आए हैं। 1998 में जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद से ज़्यादातर दक्षिणपंथी UMP पार्टी के लोग आए हिंदुस्तान। दूसरी बात यह है कि ब्राज़ील, रूस, चीन की जगह उन्होंने हिंदुस्तान आने को चुना इन देशों के ऊपर। और तीसरी, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षा संबंधी तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं हिंदुस्तान के फ्रांस के साथ। फ्रांस निर्मित कर रहा है पनडुब्बियाँ, 6 पनडुब्बियाँ हिंदुस्तान के लिए, 126 फाइटर का ठेका मिला है और पहले 52 मिराज की अपग्रेड कर रहा है। ये मिराज बहुत ही कारगर साबित हुए थे कारगिल युद्ध के दौरान। उसके अलावा अब फ्रांस शॉर्ट रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि आते हुए हवाई जहाज़ों को गिराने के लिए, जो हवाई जहाज़ बहुत पास आ गए हों उनको गिराने के लिए जो मिसाइल चाहिए, उनके ऊपर साझा निर्माण हो रहा है। तो रक्षा के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक सैटेलाइट दोनों ने मिल के बनाया था और उड़ाया, और दूसरा सैटेलाइट मेरे ख्याल से 10-12 दिन में करने वाला है। तो सामरिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दोनों में घनिष्ठ मित्रता है और हिंदुस्तान को भी थोड़ा सा बेहतर लगता है फ्रांस के साथ अपना रक्षा का जो खरीद है उसको उस तरफ देना, क्योंकि फ्रांस की अपनी एक खुद की विदेश नीति है। वो मूल तौर पे अमेरिका के कहने पर ही सिर्फ नहीं चलता, बल्कि कई चीज़ों में अपनी राय रखता है। जैसे कि 1998 के हमारे जो आणविक टेस्ट थे, उनके बाद कई देशों ने नाता तोड़ा, पर फ्रांस एक देश रहा जिसने हमारे साथ नाता नहीं तोड़ा। जी संदीप बने रहिए हमारे साथ। रुचिता, आपके पास आना चाहेंगे। आप किस तरह से आकलन करती हैं इस यात्रा के? संदीप ने जो बताई तो काफ़ी एक तरह से व्यापक मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और ख़ास तौर पर जो सामरिक महत्व के मसले हैं उनमें फ्रांस और भारत की एक दूसरे पर निर्भरता, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो बता रहे हैं कि फ्रांस की अपनी राय रही है, वो बाकी देशों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं और क्या उपलब्धि देखती हैं आप इस यात्रा में? देखिए, फ्रांस से जो है, ये जैसे संदीप जी ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फ्रांस हमारा एक बहुत ही गहरा मित्र है और ऐसा मित्र है जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है। और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो ये विज़िट है वो इस बात से बहुत ही स्पेशल है क्योंकि उन्होंने भारत को चुना, फर्स्ट एशियन कंट्री जिसको कि ये विज़िट कर रहे हैं वो भारत ही है। और साथ में इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे रक्षा के क्षेत्र में जो है, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो हुआ है वो है जो मिसाइल्स के बारे में जो डिस्कशन हुआ है कि वो अब हमारा रिश्ता सिर्फ एक व्यापार का नहीं रहेगा, हमारा रिश्ता उससे बढ़कर को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेगा कि ये जो मिसाइल हैं वो भारत में भी बन पाएंगी, तो इसलिए जो अगर ये समझौता हमारा स्वीकार हुआ, अगर इससे आगे बात चली तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। और डिस्कशन सिर्फ स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर ही नहीं हुआ है, और चीज़ों पर भी हुआ है, कल्चर पर भी हुआ है, ट्रेड पर भी हुआ है। ट्रेड रिलेशंस में एक उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्थापित किया है फ्रांस का, जो कि व्यापार रिलेटेड बातों पे डिस्कशन करेंगे हमारे देश के साथ। और कल्चरल एक्सचेंज तो काफ़ी सालों से चल रहा है हमारा फ्रांस से, और वो फिर से रिवाइव हो रहा है एक नया प्रोग्राम
एक्सचेंज का जो है वो शुरू होने वाला है। जी रुचिता जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। जयश्री शर्मा साहब, हमारे दोनों ही मेहमानों को आपने सुना, काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी पॉजिटिव तरीके से इस यात्रा का आकलन दोनों ही मेहमानों ने किया। और ख़ासतौर पर रुचिता जो कह रही हैं कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फ्रांस हमें सप्लाई करेगा मिसाइल, DRDO के साथ मिलकर उसका निर्माण होगा और ये एक तरह से लंबा एक समझौता होगा, लंबे संबंध होंगे भारत और फ्रांस के। निस्संदेह ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं और आज से नहीं, हमारी स्वतंत्रता के तुरंत बाद से। जी, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बातचीत के ज़रिए पौंडीचेरी, कराईकल, माहे या नाम जो है भारत को हस्तांतरित कर दिए गए थे। जी। और उसमें जो जैसा कि गोवा का इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था, गोवा दामन दीव का पुर्तगाली सरकार का, और शुरू में ऐसा लगा कि जैसे और इनके ओवरसीज़ डिपार्टमेंट जिन्हें कहते हैं, रियूनियन आइलैंड, ग्वाडालूप, मार्टिनिक वगैरह, कि उस तरह से कोशिश होगी कि पौंडीचेरी भी एक ओवरसीज़ डिपार्टमेंट की तरह रह जाए, पर वो बड़े यथार्थवादी थे। उन्होंने देखा कि यथार्थ क्या है और उसको पहचानते हुए पौंडीचेरी जो है एक द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से ट्रांसफ़र हो सका। मैं समझता हूँ बड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था उन्होंने जी। और दूसरा, फिर शुरू से हमारी सेनाओं में फ्रांस पर कुछ निर्भरता रही है। जी। मिस्टियर विमान हुआ करते थे 50 और 60 के दशक में। तो इस प्रकार से विशेषकर जो विमान का क्षेत्र है, लड़ाकू विमान का क्षेत्र, उसमें फ्रांस की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। जी। और उन्होंने फिर मिराज 2000 भारत को दिए और ये एक टैंक भी थे। जी। तो रक्षा को लेकर और भारत की परमाणु नीति को लेकर हमेशा फ्रांस बाकी पश्चिमी देशों से उसकी विचारधारा अलग रही। स्वतंत्र राय रखी उन्होंने। स्वतंत्र राय रखी उन्होंने, अपनी भी रखी जी। और के उसी प्रकार से उन्होंने भारत के प्रति भी, वो कभी भी जो जैसा औरों का रवैया था हमारे परमाणु कार्यक्रम के प्रति, वो फ्रांस का हमेशा उससे अलग था। जी, परमाणु कार्यक्रम को लेकर जयश्री शर्मा साहब और अलग से बात करेंगे एक एक मुद्दा करके। प्रोफेसर गुलशन सचदेव, एक बात कही जाती है कि ये बात सही है कि सामरिक रिश्तों की अगर बात करें, संदीप ने भी कहा, रुचिता ने भी कहा और जयश्री शर्मा साहब ने भी अभी बताया, इतिहास बताया बाकायदा, कि भारत निर्भर रहा है फ्रांस के ऊपर। अब फ्रांस की अपनी स्वतंत्र राय रही है, चाहे वो सामरिक मामले हों चाहे परमाणु मामले रहे हों भारत के। लेकिन एक शिकायत कही जाती है कि व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा व्यापार भारत और फ्रांस के बीच में नहीं है। अभी रुचिता जो बता रही है, बाकायदा एक प्रतिनिधि यहाँ पर स्थापित किया गया जो इस मामले को देखेगा। आपको लगता है कि इस यात्रा से उस पहलू पर भी जोर दिया जाएगा, वो भी एक तरह से प्राथमिकता पर आया है? व्यापार यूरोप के साथ तो हमेशा से प्राथमिकता पे रहा है और रहेगा, क्योंकि हमारी तरफ से भी यूरोप हमारा एक मेजर ट्रेड पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। ये बात सही है कि जब पिछली राष्ट्रपति जब यहाँ पे आए थे, जो उन्होंने एक टारगेट रखा था, वो टारगेट वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 साल से यूरोप में आर्थिक स्थिति रही है, तो उसका यकीनन उसका एक असर हमारे दोनों के संबंधों के ऊपर भी पड़ना ज़रूरी था, लाजमी था, वो हुआ है। लेकिन अगर इस पूरी जो उनकी जो यात्रा भारत में है, उसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, मुझे ये लगता है कि ये बात सही है कि जो अखबारों में डिफेंस डील के ऊपर, न्यूक्लियर डील के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी डील होने जा रही है अगर, तो उसके बारे में डिस्कशन ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि पिछले 20 साल से जिस तरह से भारत की आर्थिक नीति बदली है, जिस तरह से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है, उसके परिणाम अब धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर वो डील, अभी हम डिस्कशन में है, होपफुली अगर वो डील अगर साइन होती है आने वाले महीनों के अंदर,
उसका जैसे ऑलंदे साहब ने खुद ही कहा कि उसका असर जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर वो आने वाले 40 सालों तक पड़ने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी डील, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, चाहे वो मिसाइल की डील हो जो हम इकट्ठा होकर बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह से ये लाजमी है कि अगर इतनी आपका संबंध डिफेंस के क्षेत्र में बढ़ेगा तो उसका डेफिनेटली इकोनॉमिक्स और ट्रेड के ऊपर एक इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। और इकोनॉमिक्स के बारे में एक और चीज़ है, क्योंकि उसके बारे में आप डायरेक्टली फ्रांस से कोई सीधी बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी आप नेगोशिएट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। वो यूरोपियन यूनियन के साथ समिट होने वाली है 1-2 महीनों के अंदर। उसके अंदर हो सकता है कि अगर हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर यूरोप के साथ कोई तय हो पाता है, जिसकी संभावना है कि शायद हो जाए, तो ऑब्वियसली उसका कुछ इम्पैक्ट हमारे संबंधों, फ्रांस के संबंधों के ऊपर भी होने वाला है। लेकिन एक और भी चीज़ है, क्योंकि इसके बावजूद हालांकि ट्रेड 8-9 बिलियन का हमारा अभी जो फ्रांस के साथ है, लगभग 900 फ्रांसीसी कंपनियां यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही हैं और हमारे 1000 के करीब फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन फ्रांसीसी कंपनियों के साथ है। इसी तरह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, हमारी भी जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो इन्फोसिस है, चाहे वो विप्रो है, बड़ी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज हैं, टाटा है, वो सारे के सारे वहाँ पे है। तो इस तरह से संबंध है वो इतने मामूली भी नहीं है, मामूली बिल्कुल नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से उनके लिए भी एक लिंकेजेस भारत के साथ बनाना इवन फ्रांसीसी कंपनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो शायद वो देखते हैं भारत को भी एक अच्छे उनके साथ, भारत की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके। व्यापार के फ्रंट पर भी दोनों ही देश बेहतर संभावनाएं देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, संभावनाएं जरूर देखते हैं, पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो जितना महत्व देना चाहिए व्यापारिक संबंधों को फ्रांस की ओर से अभी तक वैसा महत्व नहीं दिया गया है। और फ्रांस की छवि चाहे 900 कंपनियों के हैं, पर आम नागरिक से यदि आप भारत में सड़क पर बात करें तो शायद एक रेनो कार या 1-2 चीज़ों के अलावा वो फ्रांस को अभी भी फैशन, परफ्यूम्स, इस तरह वाइन, इन चीज़ों से जोड़कर देखता है। उसको जो है टेक्नोलॉजीज की इंडस्ट्री से, केमिकल से, इन चीज़ों से जोड़कर नहीं देखता है। और मैं समझता हूँ कोई आप फ्रांस का ब्रांड नेम नहीं कह सकते जिसको आम नागरिक जानता है, सिवाय वाइन्स और इस तरह की जो है परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ें, लग्जरी को छोड़कर आइटम्स को। तो ये आवश्यक है फ्रांस के लिए। अगर ये जो प्रतिनिधि यहाँ रखते हैं वो इस पर विशेष ध्यान देता है तो ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि केवल रक्षा और परमाणु के आधार पर संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना संभव नहीं है। जी, आप कह रहे हैं कि आज की दुनिया में, खासतौर पर आज की जो परिस्थितियां, उसमें व्यापार एक बहुत बड़ा मसला है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा कितनी कामयाब रही। संदीप, आपके पास आना चाहेंगे सीधा। आपने जिक्र किया कि किस तरह से सामरिक रिश्ते कितने मजबूत हैं भारत और फ्रांस के बीच। पिछले 1 साल से जो युद्धक विमानों को लेकर समझौते पर चर्चा चल रही है, इस यात्रा में भी ये बताया गया है कि प्रगति हुई है। कितनी प्रगति हुई है? क्या आपको लगता है कि अंततः अब दोनों देश एक फाइनल एग्रीमेंट की तरफ पहुंच रहे हैं इस मामले पर, रफाल युद्धक विमानों की अगर जहां तक बात करें? हाँ, इसमें एक अड़चन ये है कि करीब करीब सौदे का 50% फ्रांस को हिंदुस्तान के अंदर ही पैदा करना होगा। तो इसके ऊपर काफ़ी लंबी लंबी वार्ता चल रही है, क्योंकि हिंदुस्तानी कंपनियां भी ऐसी होनी चाहिए जो कि इस तकनीक को अपने को अब्जॉर्ब कर पाएँ और फिर एक प्रोडक्शन कर लें। और इसके अलावा सामरिक क्षेत्र में, जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान को मदद चाहिए फ्रांस से, 4 जिनको कहते हैं डुअल यूज़ एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, NSG, वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया अरेंजमेंट और MTCR, इसमें मेंबरशिप हिंदुस्तान के लिए, उसमें फ्रांस का जो समर्थन होगा वो उपयोगी होगा। और दूसरा, पश्चिमी अफ्रीका जो है, जहाँ की माली है, वो उस क्षेत्र पे फ्रांस अपना प्रभुत्व मानता है। और उस क्षेत्र में तेल है, यूरेनियम है, अन्य खादान हैं
और हिंदुस्तान वहाँ धीरे धीरे अपनी एम्बेसियाँ भी बना रहा है। इस मामले में उसे फ्रांस से थोड़ी मदद भी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि माली में जब फ्रांस ने हमला किया और हमले के कुछ दिन बाद ही उसने मदद की गुहार की, तो हिंदुस्तान ने $100 मिलियन देने का वादा किया है माली के लिए। तो सामरिक क्षेत्र में पश्चिमी अफ्रीका और इन 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री होना, इनमें भी फ्रांस जो है मदद करेगा। साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस जो है P5+1 है, जो कि ईरान के साथ बात कर रहा है उसके न्यूक्लियर फाइल के ऊपर, और इसके ऊपर भी कल थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। आज बल्कि फ्रांसो होलांद ने बोला भी सार्वजनिक अपने भाषण में कि क्यों ना हिंदुस्तान मध्यस्थता करे ईरान और बाकी देशों के बीच में। जी संदीप बने रहिए हमारे साथ। तो रुचिता, जो सवाल मैं संदीप से किया उन्होंने बहुत डिटेल में इस बात का जवाब दिया। तो कई तरह की पेचीदगियां हैं जो जिन रक्षा सौदों की हम बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर उन्होंने बताया कि जो तकनीक जो उत्पादन होना है भारत में, उस तकनीक के लिए भारतीय कंपनियों को तैयार होना होगा। DRDO के साथ जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें भी उस तरह की चुनौतियां होंगी। हाँ, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो है सामरिक मामलों में उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारा प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि हम काउंटर टेररिज्म पे इनसे डिस्कशन कर रहे हैं फ्रांस से, कि हमेशा से ये रहा है कि फ्रांस ने हमारे सपोर्ट किया है कि हम और फ्रांस जो है मिलकर जो है टेररिज्म का सामना करेंगे, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से माली को देखना चाहिए, क्योंकि माली में जो इंडिया ने सपोर्ट किया है माली को, वो माली की गवर्नमेंट को नहीं, वो हमने अफ्रीकन लेड जो मिशन होगा जो कि माली में जो पीस बिल्डिंग करेगा और पीस कीपिंग करेगा, उसको हमने जो है 100 मिलियन जो है दिए हैं, जो तय किया है कि हम देंगे। तो जो भारत और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ अब जो है भारत और फ्रांस के बीच में ही नहीं रहा है, हम और भी वर्ल्ड की जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन करते हैं और पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, और इसी से माली का जो है जो बात है जो आई है। जी JC शर्मा साहब, जिस तरह से संदीप और रुचिता ने, संदीप ने खासतौर पर डिटेल में बताया और उन्होंने कहा कि इराक को लेकर भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से बात की, उसी तरह से अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान के हालात पर भी बात हुई। तो ऐसा नहीं है कि जो रुचिता कह रही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रक्षा ज़रूरतों के लिए भारत फ्रांस पर निर्भर है, फ्रांस की भी कुछ निर्भरताएँ हैं, फ्रांस को भी अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं उसमें भारत की ज़रूरत है। नहीं, देखिए, भारत एक उभरता हुआ शक्ति है, तो ये तो निस्संदेह, और दोनों भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें, दोनों अफगानिस्तान और ईरान, इराक नहीं बल्कि ईरान, माफ़ कीजिएगा, ईरान, हाँ, ये दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं जी। और इसलिए यहाँ जो ईरान का और पश्चिमी देशों में जो इस समय गहरा मतभेद है, वहाँ दूसरी ओर जो है अफ़गानिस्तान से 2014 तक जो सेनाएं वापस आनी है, तो दोनों क्षेत्रों में जो कुछ भी होता है उसका भारत पर गहन प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तो ये तो निश्चित ही है कि इस पर वार्ता होनी चाहिए। माली अधिक महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं है जी। और भारत और फ्रांस ने, भारत ने उनका समर्थन किया, सहयोग किया माली को लेकर सुरक्षा परिषद में, कि हाँ, यहाँ पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जब हस्तक्षेप हुआ, और ये देखिए कि एक तरह से बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि हमने लीबिया को लेकर हमारा रुख बिल्कुल अलग था जी। सीरिया को लेकर भी हम चिंतित हैं विदेशी हस्तक्षेप को लेकर, पर माली की स्थिति को देखते हुए हमने फ्रांस का वहाँ पर सुरक्षा परिषद में समर्थन किया। निस्संदेह भारत और फ्रांस एकमात्र 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें रशिया और फ्रांस और यूके, ये 3 ने बहुत स्पष्ट तरीके से बिना किसी कोई इफ और बट के जो है हमारी स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है।
अमेरिका ने, चीन ने इस पर कोई पोजीशन ही नहीं ली, बल्कि, और हम जानते हैं कि इसके पक्ष में नहीं है अभी तक तो। और जो अमेरिका ने समर्थन दिया है वो बड़ा ढुलमुल प्रकार का है, जो ओबामा के आखिरी, उसमें स्पष्टता नहीं है। उसमें ये कहा गया कि जब कभी भी इसका विस्तार हो ऐसा, तब एक ये होगा। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि विस्तार हो और भारत उसमें हो, जबकि फ्रांस का रवैया रूस के जैसा है इस विषय में जी। और सबसे बड़ी बात जो संबंध इस कारण घनिष्ठता है कि विश्वसनीयता का प्रश्न है जी। जो रक्षा संबंध विशेषकर होते हैं और रक्षा का साजो सामान है, उसमें विश्वसनीयता की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किसी आपदा की स्थिति में ऐसा नहीं होगा जी कि वो जो है सप्लाई रोक दी जाएगी। जी। तो फ्रांस पर भारत को रूस के बाद दूसरा देश है जिस पर पूर्ण विश्वास है कि किसी अलग राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं होगा। जो कि अमेरिका के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कांग्रेस जो है वो जो समझौता हुआ उसे भी कई बार रोक नहीं सकती देती है जी। ये एक बात है। दूसरा, कुछ और बड़े हमारे एरियाज हैं जो हमारे यहाँ लोगों को उतना हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है। फ्रांस भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र है हमारे इंडियन ओशन के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो रियूनियन आइलैंड, उनके जो ओवरसीज डिपार्टमेंट है जो मॉरिशस से केवल आध घंटे 40 मिनट की दूरी पर है जी। 2,30,000 भारतीय मूल के व्यक्ति भी उसमें रहते हैं। ये एक और दूसरा है कि फ्रांस में कुल मिलाकर फ्रांस और ओवरसीज टेरिटरीज में अगर हम जोड़ लें तो लगभग 4 लाख व्यक्ति भारतीय मूल के फ्रांस जी में हैं। तो जो ये समस्या हो रही है आज पायरेसी की जी, सोमालिया से विशेषकर, उसके पास में ही है जिबूती जो फ्रांस का उपनिवेश था पहले जी। और दूसरा ये रियूनियन आइलैंड जहां फ्रांस की नेवल बेस है काफ़ी बड़ा, और भारत और उसमें जो है सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं जी। और वो कुछ सहयोग किया गया है जी। वो सहयोग हमें और बढ़ाना चाहिए जी। प्रोफेसर गुलशन सचदेव, एक और मसला है जो परमाणु संयंत्र से जुड़ा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो यहाँ परमाणु रिएक्टर वो देना चाहते हैं वो वही है जो अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए फ्रांस इस्तेमाल करना चाहता है, वहाँ बना रहा है रिएक्टर। एक तो ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है जो उनकी सुरक्षा और क्वालिटी की दृष्टि से जो आशंकाएं थीं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत के कानूनों का सम्मान करते हैं, यहाँ पर जो भी उससे संबंधित कानून बनेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो आशंकाएँ थीं इस मामले से जुड़ी हुई उनको कुछ हद तक दूर किया है उन्होंने? नहीं, काफ़ी हद तक उनके ये दोनों बातें कहने से आशंकाएं को दूर करने की कोशिश तो की है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा जो एक्सीडेंट जी जापान में हुआ है उसके बाद से एक जो परमाणु ऊर्जा के प्रति जो एक दृष्टिकोण है लोगों का पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे सारों ने, हर कंट्री ने एक नए तरीके से देखने की कोशिश की है उसको। पूरे यूरोप में उसके ऊपर पूरी डिबेट हुई है। जर्मनी में तो उन्होंने उसको 2020 के बाद कहा कि हम उसको छोड़ देंगे। हालांकि इनकी इतना एक्सपीरियंस है फ्रांस का, क्योंकि उनकी बहुत ऊर्जा वहीं से आती है और हमारे लिए भी एक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा साधन होपफुली बनने जा रहा है। तो उसके ऊपर अभी चर्चा होगी। अभी उन्होंने एक कोशिश की है पूरी हमको एक कॉन्फिडेंस दिलाने की, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसमें से कोई चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी, क्योंकि एक पूरी अपोजिशन हमारे कंट्री के अंदर भी है। वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोगों की नहीं जानकारी होने के बावजूद भी एक पॉलिटिकल अपोजिशन है न्यूक्लियर पावर की, कुछ की टेक्निकल। तो ये सब चीज़ों सब देखेंगे, लेकिन एक अच्छा है कि इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरे पारदर्शिता से ये पूरी की पूरी जो डिबेट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमको लगे कि फिर भी हमारे हक में है, उसकी हर तरह से सुरक्षा को हमने देख लिया है, तो
तो उसी से कोई नतीजा शायद निकलेगा। मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से इसका हल कोई 2-4 हफ्तों में निकल आएगा। जी, इस पर लंबी बातचीत की ज़रूरत है और चर्चा की ज़रूरत है। गुलशन सचदेव जी, आपके इसी कमेंट के साथ देश देशांतर को यहीं विराम देते हैं। आपका जेसी शर्मा साहब, आपका संदीप दीक्षित, आपका रुचिता बेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर फ्रांस के राष्ट्रपति की ये यात्रा, इसको बहुत ज़्यादा बेशक हाइप ना मिली हो, लेकिन अगर सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से देखें या फिर सांस्कृतिक और या शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और कई महत्वपूर्ण समझौतों की तरफ दोनों देश आगे बढ़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण संबंध भारत और फ्रांस के रहे हैं, ऐसा हमारे मेहमानों का कहना है, और भविष्य के लिए भी ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।